तो वैसे तो टाइम हो गया है, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर में आज हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हमारा, जैसे हमारी कौन सी वाली एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, ये हमारी कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो बच्चों कल जो हमने पढ़ा था, अगर कल की क्लास किसी ने अटेंड नहीं भी की हो तो भी उसको आज समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है जिसका नाम है ओपी। तो ये हमारा एक ओपी वेक्टर है और सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट है 3, -2 और 7। तो यहाँ पर ये वेक्टर जो है ओपी एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों एंगल जो है वो एक तरह से इस वेक्टर की डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके लिए अल्फा बीटा गामा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो दरअसल इसके प्रोजेक्शन के होते हैं। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम कॉस को यूज करते हैं। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते ही प्रोजेक्शन आ जाता है। ये चीज आप याद रखना कि कॉस थीटा जो है वो हमेशा प्रोजेक्शन को शो करता है। तो कॉस थीटा यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर इनके हम कॉस निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और इनके बीच में रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और कॉस अल्फा को हम शॉर्ट फॉर्म में एल, इसको एम और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इतना लिखना हमारे लिए बहुत लंबा पड़ता है। तो कॉस अल्फा का छोटा नाम है एल, कॉस बीटा का छोटा नाम है एम, कॉस गामा का छोटा नाम है एन। तो इनमें ही रिलेशन होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1। तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों फार्मूले एक ही हैं। तो ये इनके बीच में फार्मूला होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है कि जो कॉस होते हैं इनकी वैल्यू तो 1 से कम होती है। तो कई बार जब हम कॉस निकालते हैं तो हमारे कॉस अल्फा की वैल्यू जैसे 0.35 आई, कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो 0.25 आ गई, और कॉस गामा की वैल्यू जो है 0.65 आ गई। तो इनसे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस वाले के अंदर में कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके अंदर में मैं जो है, देखो आज की क्लास जो है वो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो अगर किसी को नहीं आया समझ में तो वो मुझसे वीडियो मांग सकता है कि सर वीडियो भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से भी पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन बच्चे देखो अभी नए ज्वाइन हुए हैं। चलो पलक, शौर्य, तानिया आ गए, ठीक है। चलो वापस से बता रहा हूँ पूरा सारा एक बार बता रहा हूँ। तो बच्चों आज जो हम लोग 3D ज्योमेट्री के अंदर में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइंस को समझना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए मैं आपको ना एक तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए मैंने कुछ पेन लिए हैं हाथ में। तो ये एक पेन है, इसको मैं बना लेता हूँ जेड एक्सिस, और इधर एक पेन है वो हमारी वाई एक्सिस, और ये एक पेन है ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। तो ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है जो कि इसके बीच में से इस तरह से निकला है, ओरिजिन से निकला हुआ है। तो देखो मैं डायग्राम को थोड़ा यूँ चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ओरिजिन जो है वो जहाँ से मैंने इन तीनों पेन को पकड़ रखा है वो है ये वाला स्पॉट। तो यहाँ से एक वेक्टर इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन है जिसका हमने यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल जो है डायग्राम बना रखा है। ये एक वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मैं इसको घुमा घुमा के आपको बता देता हूँ कि इस तरह से। तो इस वाले वेक्टर को हमने ओपी नाम दिया है। तो ये ओपी जो है वो ओरिजिन से निकल रहा है, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी निकल रही है। तो इस ओपी वेक्टर का
एक्स के साथ जो एंगल है उसको हम अल्फा, वाई के साथ जो एंगल है उसको हम बीटा, और जेड के साथ में जो एंगल है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल्स हैं ये बहुत काम के हैं, क्योंकि ये एंगल जो है वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये एंगल जो है वो काम के नहीं है, क्योंकि इनके अंदर में कैलकुलेशन बहुत कम आती है। कैलकुलेशन आती है इनके कॉस के ऊपर, तो इनके जो कॉस होते हैं वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों हम लोग कॉस ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि कॉस जो है वो सीधे सीधे प्रोजेक्शन को शो करता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। तो इस वाले के अंदर में कॉस जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डायरेक्शन वाले जो एंगल हैं उनके जो कॉस हैं उनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और ये इतने ज़्यादा काम आते हैं कि इनके हमने छोटे नाम रख रखे हैं। इसको एल, इसको एम और इसको एन से डिनोट करते हैं। और इनके अंदर रिलेशन ये होता है कि तीनों के स्क्वायर का सम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो हमारा, इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट में लिखें तो ये फॉर्मूला आएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो कॉस अल्फा है उसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इनकी वैल्यू डेसिमल में आती है। तो कई बार इनसे कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक सिंपल रेशो में चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉस अल्फा की 3 ऐसे हाइपोथेटिकल मन से वैल्यू मानी है। तो ये 0.35 है, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो 0.25 है और एक वैल्यू 0.65 है। तो क्या हम इनको सिंपल नहीं कर सकते? सिंपल रेशो में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हैं। तीनों को ऐसा करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेसिमल हट जाएगा। तो यो साहब जो है डेसिमल हट गयो। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13। तो ये जो रेशो, ये जो हमने इनको सेम रेशो के अंदर में कन्वर्ट कर लिया है, सिंपल नंबर के अंदर में ले गए, आ गए। तो ये जो 3 नंबर सिंपल नंबर आ गए, इनमें वही रेशो है जो इन तीनों में रेशो है। जो इन तीनों में रेशो है वही रेशो इनके अंदर में है। तो इन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशो। तो इन वालों को हम लोग डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। डायरेक्शन रेशो जो है उनको निकालना आसान होता है, उनसे सॉल्व करना आसान होता है, इसीलिए डायरेक्शन रेशो जो है वो हमारे बहुत काम के होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो बच्चों हम लोग डायरेक्शन रेशो में ज़्यादा काम करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस में कम काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस एक तरह की चिल्लर हो गई। चिल्लर से काम नहीं चलता आजकल, नोटों से काम चलता है। तो उसी रेशो के अंदर में ये हमारा डायरेक्शन रेशोज है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब उसके बाद बच्चों डायरेक्शन रेशोज निकालने का हमारा एक तरीका होता है। तो डायरेक्शन रेशो निकालने का हमारा एक तरीका क्या होता है? एक दूसरा तरीका होता है, सपोज करो हमें यहाँ पे ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5 या 2, 3, 10 ले लेते हैं। यहाँ एक बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 5, -1 और ये वाला हो गया हमारा 20। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम उस पॉइंट पे गए तो x के अंदर में कितना चेंज आया। x के अंदर जो चेंज है उसको हम बोलेंगे x2 - x1, है ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा x1, y1, z1। इस वाले पॉइंट को हम ये बोल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? x2, y2, z2 बोलेंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम उस पॉइंट पे गए तो x के अंदर में कितना चेंज आया। तो x के अंदर में जो चेंज आया है, ठीक है, इस b वाले पॉइंट को हमने क्या बोला है? इस b वाले पॉइंट को हमने x2, y2, z2 बोला है। ठीक है, तो इसमें कितना चेंज आया है? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। y में कितना चेंज आया है? y में चेंज y2 - y1 होगा। तो पहले तो 3 था, अब -1 हो गया। और यार घट गया, ये तो नेगेटिव हो गया। तो -1 में से -3 करेंगे तो -4। और z में कितना चेंज आया? पहले 10 था, अब 20 हो गया। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो ये सॉल्व कराएगा हमारा 10। तो इसका मतलब है कि जब हम इस वेक्टर के अंदर में गए, यहाँ से a पॉइंट से b पॉइंट में मूव किए, तो x में कितना चेंज आया? 3। y में कितना चेंज आया? नेगेटिव हो गया भाई साहब वो तो। और z में कितना चेंज आया? 10। तो ये जो वेक्टर है वो x की तरफ 3 कदम, y की तरफ 4 कदम, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और z की तरफ 10 कदम होगा। यानी कि ये वेक्टर जो है वो z की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, z की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। कई बार बच्चों को कहते हैं कि बेटा मेरे पास एक वेक्टर है, तो ये तो जो है उनको हम डायरेक्शन रेशोस बोलते हैं। डायरेक्शन रेशोस को शॉर्ट फॉर्म में डीआरस बोलते हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए हम लिख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है जिसके डीआरस हैं
5 5 5। तो ये वाला डी आर जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, एक्स वाई या जेड, किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा? बच्चे बोलेंगे सर तीनों देखो बराबर है, तो एक्स वाई जेड तीनों की तरफ बराबर झुका हुआ है। अरे वाह। फिर एक इंटेलिजेंट बच्चा उठ के कहता है सर डायरेक्शन रेशोज, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन रेशोज है, क्यों इतना कठिन लिखते हो? तीनों 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तीनों को 5 से डिवाइड कर दो, तो इस डायरेक्शन रेशो को हम 1 1 1 भी लिख सकते हैं। फिर एक बच्चा बोलता है सर ये तीनों 1 1 1 आ गए हैं, यानी एक्स वाई जेड तीनों के साथ में बराबर बराबर झुका हुआ है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है जिसके डी आर्स आपने ये बताए हैं ये तीनों एक्सिस के साथ में बराबर झुका हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर झुका हुआ है, तीनों डी आर्स इक्वल आए हैं। तो सर ये बराबर झुका हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ्स की भाषा में? उसे हम बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। क्या बोलते हैं उसे? हम इक्वली इंक्लाइंड बोलते हैं। इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल एक्सेस। एक्सेस जो है एक्सिस का प्लूरल है, तो तीनों एक्सिस के साथ ऑल, अच्छा इंग्लिश लिखी रहे तो अच्छी वाली लिखते हैं, ऑल द 3 एक्सेस, तीनों एक्सिस के साथ में बराबर झुका हुआ है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो बच्चों ये हमारे जो है डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही काम की चीज़ बताऊँ क्या है? बहुत ही काम की चीज़ ये है कि डायरेक्शन रेशियोज को निकालना कितना आसान है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज को निकालना इतना आसान है। डायरेक्शन रेशियोज का बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला है कि x2 माइनस x1 कर लो, y2 माइनस y1 कर लो और z2 माइनस z1 कर लो, बस ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और डायरेक्शन रेशियोज में हमारे इतने ज़्यादा काम आते हैं कि हमने इनके छोटे नाम रख रखे हैं, छोटे नाम। इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ऐसे हमने इनके छोटे नाम रख रखे हैं, ठीक है। और जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के हमने छोटे नाम क्या रखे थे? एलएमएन। तो एलएमएन बोलते हैं उनको, एलएमएन, ठीक है। तो बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग है ना थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब उसके बाद बच्चों हम लोग है ना डायरेक्शन रेशियोज के और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों हमारी बुक के अंदर में पेज नंबर जो 500 है, पेज नंबर 500 के ऊपर में फॉर्मूले लिखे हुए हैं इस चैप्टर के। उसके पेज नंबर 500 के सबसे टॉप पे जो फार्मूला लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। वो फार्मूला है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एलएमएन और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एबीसी, इनके अंदर में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों मार्कर जो है हल्का चल रहा है, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं इसमें इंक भर लेता हूँ। बच्चों ज्योमेट्री मुझे बहुत पसंद है और कोई भी ज्योमेट्री हो मुझे बहुत पसंद है, मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है, भगवान ने ऐसा बना के भेजा है मेरे को, ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों इसके अंदर में इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें पहला रिलेशन ये है L:M:N, वही रेशो होता है जो A:B:C होता है। इस वाले को हम ये लिख सकते हैं कि L का A के साथ वही रेशो है जो M का B के साथ है और वही जो है N का C के साथ है। और बच्चों अगर हमें ABC गिवन हो, इफ हमें इसमें ABC अगर गिवन हो, अभी इंक आ जाएगी इसमें, डार्क चलने लगेगा। अगर हमें ABC गिवन हो तो L निकालने का फार्मूला होता है A/A² + B² + C² का अंडर रूट, ये होता है। और M निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है B/A² + B² + C² का अंडर रूट। और अगर N निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है C/A² + B² + C² का अंडर रूट। तो इस तरह से अगर हमें ABC गिवन हो तो हम LMN निकाल सकते हैं। और अगर हमें LMN गिवन हो तो उनमें 100 मल्टीप्लाई करके, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल नंबर बना लेते हैं, सिंपल रेशो, सिंप्लीफाइड रेशो में ले आते हैं, तो वो हमारे आ जाते हैं। तो बच्चों ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जो हम फार्मूले लिखने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, तो वो ये छोटी जगह में आएंगे नहीं, बड़े बड़े वाले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, तो इनके अंदर में क्या होता है, जैसे मान लो हमारी जो है एक लाइन इधर जा रही है, लाइन भी हो सकती है या फिर एक वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चों एक दूसरी लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है, ये हमारी लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 1 है, इसको वेक्टर 1 बोल सकते हैं, ये वेक्टर 2 है।
अब सपोज करो इसके डायरेक्शन रेशोज हमें पता है, इसके डायरेक्शन रेशोज है A1 B1 C1, ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशो है A2 B2 C2, ये हमें गिवन है। तो ये दोनों को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, इनके बीच में कोई एंगल बनेगा। तो इस एंगल का क्या एक फॉर्मूला है, कोस थीटा। कोस थीटा के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर इसके अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे जो है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं। और इस वाले के अंदर हम मॉड्यूलस लेते हैं। मॉड्यूलस क्यों लेते हैं? क्योंकि हम इनके बीच में ये जो एक्यूट एंगल है वही निकालना चाहते हैं। क्योंकि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक्यूट एंगल भी बनता है, उसके पड़ोस में ऑब्ट्यूज भी बनता है। हम एक्यूट ही निकालना चाहते हैं, एक्यूट आता है पॉजिटिव, इसीलिए हम इसमें मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस थीटा का। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत चीज़ अच्छी। 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, 3D ज्योमेट्री के अंदर में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर थोड़ा आगे है, कैमरे के पास है, ये ब्लैक वाला पेन, और एक वेक्टर पीछे है, ठीक है। एक मिनट मुझे रुको, मुझे अच्छा कलर का पेन है। तो बच्चों ये अच्छे कलर का पेन है, ये रेड पेन है और ये ब्लू पेन है। तो ब्लू पेन थोड़ा आगे और रेड पेन थोड़ा पीछे है। ये ब्लू पेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और रेड पेन जो है वो इस तरफ जा रहा है। क्या दोनों पैरेलल है? नहीं, दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। तो बच्चों 3D ज्योमेट्री में ऐसा होता है, 3D ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि दो लाइंस है, पैरेलल नहीं है, फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो एक जैसे नीचे से जा रही है, एक ऊपर से जा रही है, क्यों इंटरसेक्ट करेगी? एक ऊपर से निकल जाएगी, एक नीचे से निकल जाएगी। तो ये दोनों जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसका जो है ना, जैसे ये दोनों इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, एक आगे एक पीछे, देखो ऐसे ले लेते हैं। ये रेड वाला बोर्ड के ज़्यादा नज़दीक है और ये वाला ब्लू वाला कैमरे के ज़्यादा नज़दीक है। दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों जैसे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका एक फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो, और उस फोटो तो 2 डायमेंशनल आएगा ना, तो उस फोटो के अंदर में डी रख के नाप लेते हैं कि एंगल कितना है। इस प्रकार से ये एंगल हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसका मतलब 3 डायमेंशनल सिचुएशन का फोटो ले लेते हैं, फोटो, और फिर वो फोटो को हम जो है कागज पे आता है फोटो 2 डायमेंशंस, उसमें डी से नाप लेते हैं, उससे हमारा एंगल निकलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, उससे बच्चों आप ये समझ जाना कि 3D के अंदर में पैरेलल नहीं है लाइंस तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये उनके बीच में फॉर्मूला है। अब बच्चों इसके अंदर में ना कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन ही हमारे पूरे काम की है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि इफ जो है लाइन 1 अगर पैरेलल हो जाए, पैरेलल लाइन 2 के, अगर लाइन 1 जो है लाइन 2 के पैरेलल हो जाए तो क्या होता है? अच्छा, पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। वो इतना काम का नहीं है बच्चों। पैरेलल के अंदर में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, पैरेलल के अंदर में मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, पैरेलल के अंदर में दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब है कि दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। हाँ, तो पैरेलल के अंदर में दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ मजे की बात यह है कि डायरेक्शन रेशो है, वो डायरेक्शन रेशो कभी इक्वल नहीं होते, उनका रेशो इक्वल होता है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके जो डायरेक्शन रेशो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 होगा, तो ये रेशो इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर इस चीज़ पे ना हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे इस चीज़ पे कि जब भी कभी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, यानी उनके डायरेक्शन रेशो सेम हो सकते हैं। तो चूंकि नाम ही उनका है डायरेक्शन रेशो, वो कभी सेम नहीं होते, उनका रेशो सेम होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। सपोज करो मैं जो है चाय पीता हूँ, रेलवे स्टेशन पे चाय पीता हूँ, 2-3 दुकानें वहाँ पे बड़ी फेमस है। मैंने कभी इस दुकान पे पीता हूँ, कभी इस दुकान पे चाय पीता हूँ, दोनों का टेस्ट एकदम बराबर आता है, दोनों का टेस्ट एकदम बराबर आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा इसका रेशो क्या है, चाय पत्ती दूध का और पानी का?
मुझे रेशो बताओ, शक्कर का, दूध का और चाय पत्ती का रेशो क्या है। उसने बताया एक दुकानदार ने कि मैं 3 चम्मच डालता हूँ चाय पत्ती, और शुगर डालता हूँ 6 चम्मच, और दूध डालता हूँ, मिल्क डालता हूँ 9 चम्मच। अच्छा, ये आपका रेशो है, ओके। दूसरी दुकान वाले से पूछा, उसने बोला मैं चाय डालता हूँ 4 चम्मच, शक्कर डालता हूँ 8 चम्मच, और ये डालता हूँ 12 चम्मच। क्या बच्चों ये दोनों रेशो सेम नहीं है? बताओ, ये दोनों रेशो सेम नहीं है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा, 1 2 3, और इसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 1 2 और 3। तो दोनों रेशो क्या है? दोनों रेशो तो सेम ही है, बताने का अंदाज दोनों का अलग अलग है। तो डायरेक्शन रेशो इसी टाइप के होते हैं। डायरेक्शन रेशो कभी जो है इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम मान के चलते कि इक्वल नहीं है। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम हो सकते हैं, पर विचारों नाम से ही बदनाम है बेचारे, डायरेक्शन रेशो। तो इस वजह से हम कभी उनको इक्वल नहीं लेते हैं, हम उनको सेम रेशो में लेते हैं। बच्चों ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है, मैं कभी भी कहानी कब सुनाता हूँ, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको दिमाग और दिल दोनों में बिठाना पड़ता है ना। तो कहानी के माध्यम से ही बिठाते हैं उसको। तो यहाँ तक अगर मज़ा आ गया है तो राइट MJ इन द चैट बॉक्स। और जिसका MJ नहीं आया इसका मतलब कि वो फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली तो प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। हाँ शौर्य, आपने पहले लिख दिया था, मैंने देख लिया वो। अरे बाकी बच्चों का नहीं आया MJ। तो बच्चों अब ऐसा करो, आप लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हमें, चलो स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों एक चीज़ और लिखनी है, वैसे इसमें यहाँ लिख देता हूँ। तो वो चीज़ ये है, यहाँ लिख देता हूँ कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन्स है ना परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होगी तो ये लाइन 1 को हम लिखेंगे कि लाइन 1 जो है वो लाइन 2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 कितना होता है, cos 90 जो है वो 0 होता है। तो cos 90 हमारा 0 होता है। तो बच्चों cos 90 को जब हम यहाँ 0 के इक्वल रख देंगे, तो बच्चों इस cos 90 को जब हम यहाँ 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, तो ये दोनों बेचारे अंडर रूट वाले ना उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये ऊपर वाला जो है वो 0 के इक्वल बचेगा। तो ये कंडीशन आती है A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन जो है वो हमारे परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है। और आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये फार्मूला है। ये तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये थोड़ा चंचल फार्मूला है, दिल और दिमाग में बैठता नहीं है ये वाला, इसीलिए इसके लिए कहानी सुनाई, लेकिन ये एकदम बैठ जाता है। हाँ भाई ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अब उसके बाद में हम लोग इसको रब करके स्ट्रेट लाइन जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो अभी तक हम जो है कल जो हमने पढ़ा था उसी को हम कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। अगर कल की क्लास किसी ने अटेंड नहीं भी की हो तो भी ये पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल अपनी गारंटी है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनना। हमें क्या स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में। तो बच्चों कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से अगर स्पेस में जा रही हो तो उसकी जो इक्वेशन है उसको फाइंड करने के लिए हमें इसके पास में ना इसकी दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता करनी है तो आपके पास में इसकी दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, इसकी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन के लिए वो आपको एक है ना पॉइंट देगा, तो वो आपको ना क्वेश्चन के अंदर में एक पॉइंट देगा। पॉइंट दिए बगैर तो वो आपसे लाइन पूछ ही नहीं सकता है। तो वो आपको एक पॉइंट दे देगा कि भैया ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 और
6 है, ये पॉइंट है साहब लाइन का। तो वो जो लाइन है वो इस वाले पॉइंट से गुजरती है, ये पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में वो आपको ना एक तो ये, और दूसरा वो आपको ना इसकी डायरेक्शन भी देगा। तो डायरेक्शन देने के लिए वो क्या करेगा, डायरेक्शन देने के लिए वो आपको एक डायरेक्शन का वेक्टर देगा, या फिर वो आपको जो है डायरेक्शन रेशोज ही दे सकता है सीधे। तो जैसे इस लाइन के पैरेलल वो आपको एक वेक्टर बता देगा कि भैया ये लाइन है ना इस वाले वेक्टर के पैरेलल पैरेलल जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं, कहाँ जाती है ये तो नहीं पता, लेकिन जाती इसके पैरेलल है। अच्छा, तो वो आपको क्या करेगा, डायरेक्शन वेक्टर दे देगा। तो डायरेक्शन वेक्टर ये हो सकता है 7i माइनस 8j प्लस 10k, ये दे सकता है। और इस वेक्टर के अंदर में से अगर आप ये निकाल लेंगे कोफिशिएंट, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे, 7 माइनस 8 और 10, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। वेक्टर भी दे सकता है, डायरेक्शन रेशियोज भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। तो जैसे हमारी लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन पता करनी है, तो इसका हमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 y1 z1, और इसके ना हमें drs मालूम होने चाहिए। तो अगर वो हमें ऐसा डायरेक्शन वेक्टर देगा, अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है जी, ये डायरेक्शन वेक्टर हमको समझ में नहीं आया। तो बच्चों डायरेक्शन वेक्टर जो है, डायरेक्शन देने वाला एक वेक्टर होता है कि भैया इसके डायरेक्शन में जाना है, यानी इसके पैरेलल जाना है, दैट्स इट। तो उस डायरेक्शन वेक्टर में अपन ये आई जे के ना इनको फेंक देते निकाल के, और ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे डी आर्स बन जाते हैं। तो डी आर्स आपके पास मालूम होंगे, सपोज करो इसके डी आर्स है ए बी सी, ठीक है। तो अब जो बच्चों बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लेते हैं आर, और ये जनरल पॉइंट होता है। ये हमारा क्या होता है, आर हमारा यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट होता है, वेरिएबल पॉइंट बोलना चाहिए। तो वो एक वेरिएबल पॉइंट होता है। तो अगर बच्चों कोई मुझसे पूछ ले कि ये डी आर्स ऑफ ए आर क्या है, ये जो ए आर लाइन है ना इसके डी आर्स क्या है, तो बच्चों रिकॉल करो, हमने डी आर्स के लिए एक फार्मूला सीखा था। डी आर्स का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये बच्चों हमारे डी आर्स का एक फार्मूला हमने सीखा था। तो इसके डी आर्स निकालने के लिए x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये इसके डी आर्स आएंगे, ठीक है, ये इसके डी आर्स आएंगे। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कि बट लाइन जो है, लाइन हैज डी आर्स, लेकिन लाइन के डी आर्स तो आपने एबीसी बोल रखे हैं, एबीसी बता रखे हैं लाइन के डी आर्स। हाँ तो सही है ना, तो सही है, बिल्कुल बात सही है। यो वाले डी आर्स और यो वाले डी आर्स तो एक ही हैं। तो यो दोनों डी आर्स क्या हैं, ये तो एक ही हैं। तो आपको कहानी के माध्यम से क्या सिखाया था कि डी आर्स कभी इक्वल नहीं होते, भूल के भी इक्वल मत ले लेना, लेकिन है तो ये एक ही चीज़ के। हाँ तो ठीक है, तो फिर रेशो सेम होगा। बच्चों डी आर्स कभी इक्वल नहीं होते, डी आर्स का रेशो इक्वल होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो आप भले ही कितनी भी बहस करोगे कि नहीं भैया ये सर एक ही चीज़ के डी आर्स हैं, इक्वल ले लो, नहीं लेना इक्वल, डी आर्स को सेम रेशो में लेना है। तो x माइनस x1 का a से, y माइनस y1 का b से, और z माइनस z1 का c से, ये रेशो इक्वल हो जाएगा। और एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की, कि हमारे कोर्स में स्ट्रेट लाइन का एकमात्र फार्मूला है और वो ये है, बस बात खत्म। तो ये वाला फार्मूले तक पहुंचने के लिए हमने देखो कितना पढ़ा, डी आर्स पढ़ा, पैरेलल की रेशो वाली कंडीशन होती है वो पढ़ी, कि भाई डी आर्स अगर सेम होते हैं तो सेम रेशो होता है, वो पढ़ा, फिर हमने ही निकाला। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आपको आ गया होगा फार्मूला समझ में। तो इसी को हम जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, तो इसी को हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये वाला, ये कोई बुरा क्वेश्चन थोड़ी है। इसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 5, माइनस 6, और इसके अंदर में इसके डी आर्स भी हमें दे रखे हैं। ये रहे इसके डी आर्स, ये लिखे हैं ना 7, माइनस 8 और 10, ये इसके डी आर्स हो गए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल, इस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं x1, y1, z1, और ये हो जाएगा हमारा y माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा z माइनस ये नंबर। और यार ये नंबर तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन में क्या आ जाते हैं, अपॉन में डी आर्स आ जाएंगे। तो 7, माइनस 8 और 10, तो ये बच्चों हमारे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये आपको निकालनी है। तो बच्चों यहाँ तक आ गया समझ में।
अगर यहाँ तक आ गया है समझ में तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। और सभी बच्चों का यस आना चाहिए, एमजे भी नहीं आया था सबका, अब यस तो आना चाहिए सभी का। ओके, 3 बच्चों का ही आया, 4 का आ गया। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी वेक्टर फॉर्म में भी है। तो बच्चों स्ट्रेट जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो हमारी वेक्टर फॉर्म में भी है, तो वेक्टर फॉर्म वाला भी कर लेते हैं, करना तो है ही। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर में क्या है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों इसके अंदर में पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट, ये एक लाइन है x+3 y-5 और z-6, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में -3, इसके अपॉन में 7 है, इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, आपको आ जाएगा समझ में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस लाइन का जो पॉइंट है वो पॉइंट बताऊं क्या होगा, पॉइंट यहाँ होता है। हमारे लाइन का फॉर्मूला ये होता है x-x1 y-y1 z-z1 अपॉन a अपॉन b अपॉन c। तो इस लाइन का जो ऊपर ये नंबर होते हैं ना, ये होते हैं पॉइंट। यहाँ से कितना आएगा -3, यहाँ से कितना आएगा 5 और यहाँ से कितना आएगा 6। तो कई बच्चे चिल्ला देते हैं सर माइनस क्यों आया। अरे बेटा देखो, यहाँ -x1 है लेकिन यहाँ पे +3 है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो -3 आएगा। तो इस वजह से ये -3 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ -5 है या -5 है तो 5 आ जाएगा। इसमें भी -6 है -7 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम इसके डियास निकाल लें तो डियास जो है ये अपोन वाले नंबर होते हैं, तो ये हो जाएंगे 2 -3 और 7, तो ये डियास हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हम बना लेंगे पोजीशन वेक्टर। तो इस वाले का हम लोग पोजीशन वेक्टर बना लेंगे और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, अरे बहुत सिंपल है, आई जे के लगाने, केवल ये आई जे के लगाए और ये हमारे पोजीशन वेक्टर बन गए। फिर उसके बाद में ये वाला जो वेक्टर है इसका हम क्या बना लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर जो हम बनाते हैं उस डायरेक्शन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं बी से डिनोट करते हैं। तो उस डायरेक्शन वेक्टर को हम बी से डिनोट करते हैं। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i - 3j + 7k, ये हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर में जो वेक्टर फॉर्म है, जो लाइन का वेक्टर फॉर्म है, वो हमारे लाइन के वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r = a + लैम्डा टाइम्स b, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म के अंदर में, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डेरिवेशन दिमाग में बैठती नहीं है, एक और घुसाएंगे पुराने 2-3 डेरिवेशन बाहर निकल जाएंगे। कल करेंगे इसका, अभी तो केवल इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू क्या रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे -3i + 5j + 6k, और लैम्डा के बाद में डायरेक्शन वेक्टर b को रख देते हैं। तो b को ये रख देंगे 2i - 3j + 7k। तो ये हमारी लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में आ गई। 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट है, एक लाइन हमें दे रखी है, सपोज करो 3i + 4j - 5k और प्लस यहाँ पे लिख रखा है t लिख दिया बंदे ने, कोई बात नहीं माफ करता हूँ मैं उसको, t लिख दिया और यहाँ लिख दिया -2i + 3j - 6k, ये लिख दिया साहब। तो ये लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, वैसे तो फॉर्मूले में लैम्डा होता है, पर लैम्डा की जगह कोई दूसरा सिंबल भी यूज कर सकता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, टी लिख देता है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं हमने तो लैम्डा पढ़ा था। अरे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी सिंबल यूज कर सकता है। तो इस वाले को हमें ना उसमें चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म। तो इस वाले को हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है। तो बच्चों इसके अंदर में सबसे पहले हमें इसका एक पॉइंट चाहिए। तो ये जो
ये वाले जो है ना इनको ले लो, 3, 4 और -5, ये तो पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसके अंदर में से जो डायरेक्शन वेक्टर है उससे हमारे डी आर्स आ जाते हैं, तो ये डी आर्स यहाँ से आ जाएंगे -2, 3 और -6, तो ये हमारे डी आर्स आ गए, ठीक है, डी आर्स आ गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसमें चेंज करेंगे, तो इस वाले को हम लोग उसमें चेंज करेंगे, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होता है x - x1 y - y1 z - z1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो 2 -3 और 6 आ जाएगा। तो कई बच्चे यहाँ पे चिल्ला देते हैं, सर गलत लिख दिया आपने, सर गलत लिख दिया। अरे गलत नहीं लिखा है, आप है ना इन डायरेक्शन रेशियोज को देखो, -2, 3 और -6 है, माइनस ज़्यादा क्वांटिटी में, माइनस ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इनको बताऊँ क्या बना सकते हैं, 2 - 3 और 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि नाम से ही बदनाम है बेचारा है, डायरेक्शन रेशियो है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि 2 माइनस में नहीं रहे, एक ही माइनस में रहे, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये वाले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए, तो मैंने यहाँ पर ये वाले इस्तेमाल किए, कौन से, ये वाले चेंज किए वाले। कोई बच्चा बोले सर मुझे ध्यान नहीं रहा एग्जाम में, मैंने यही वाले इस्तेमाल कर दिए, तो क्या होगा मेरे साथ, फुल मार्क्स मिलेंगे, हाँ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फिर वो बोलेंगे सर फिर आपने क्यों किया, क्योंकि बच्चों आप जैसे मान लो कोई आईआईटी की बुक पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी में भी मान लो उन्होंने चेंज कर रखा है, तो वहाँ टेंशन में आ जाते बच्चे, क्यों यार मेरे तो माइनस आ रहे थे, इनके माइनस नहीं आ रहे, तो ये बताना भी ज़रूरी था, ठीक है। आ गया मज़ा। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, तो उस 2 मिनट के अंदर में एक हम बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे और वो इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों इसके अंदर में क्या है कि ना हमें कभी कभी वो लाइन ऐसी दे देता है, हमें क्या वो बोलता है कि साहब ये एक लाइन दे रखी है, तो वो ऐसी लाइन दे देता है 2 और यहाँ 3 - x, यहाँ पे लिखा है 3, अंदर लिखा है 2y + 7 और यहाँ पे लिख रखा है हमारा 6 और z - 3। तो इस लाइन के ना डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। अच्छा इसके डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, पर ये तो ढंग की नहीं है अभी तो इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 - x, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 6y प्लस, नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z - 18 आ जाएगा। अब इसके अंदर में क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, इसके अंदर में x y z हमारे ना अकेले होने चाहिए, एकदम नितांत अकेले, तो ये अकेले नहीं है भाई साहब, ये जो है अकेले नहीं है। तो लाइन हमारी जो है वो इस फॉर्म में थी, लेकिन इसमें ये x y z हमारे अकेले नहीं है, और ये वाला तो माइनस में चला गया, नालायक कहीं का। तो हम क्या करेंगे, x के आगे नंबर है 2 और y के आगे नंबर है 6 और z के आगे नंबर है 6, तो 2, 6 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हम पूरी इक्वेशन को ना 6 से डिवाइड कर देंगे, और इस वाले में से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 3 हो जाएगा अपॉन में 6, इस वाले में से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा जो है 21/6 हो जाएगा और अपॉन में 6, और इस वाले में मेरा थोड़ा चेंज करने का मन कर रहा है, मैं इसको यहाँ 4 लिखना चाहता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो फिर तो ये एलसीएम भी चेंज हो जाएगा ना भाई साहब, इन नंबर्स का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों 12 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, डरना मत है, डरने की जरूरत नहीं है, हमको 12 की टेबल भी आती है, कर सकते हैं। तो इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो ये z - 3/12 हो जाएगा, तो इतने इसको काट देंगे तो x - 3/-6, नेगेटिव को भी नीचे भेज देना, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ x हमें एकदम अकेला चाहिए, इसमें इसको कट करेंगे तो y + 21/6, जिसको कि हम 7/2 भी लिख सकते हैं, और अपॉन में आ जाएगा 2, और इसको कट करेंगे तो ये z - 3/3 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये लाइन को हमें लाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा इस लाइन को, बहुत बिगड़ गई थी पहले, यहाँ पे बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में थी। तो सुधरी हुई स्थिति क्या है, सुधरी हुई स्थिति है कि x, y और z
हमारे एकदम अकेले अकेले होने चाहिए और पॉजिटिव में, उनके साथ में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। एक्स वाई और जेड हमारे जो है बिल्कुल अकेले होने चाहिए और पॉजिटिव में होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें इसके साथ थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मतलब कॉमन लेना, डिवाइड करना, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो ये करने के बाद में अपूर्ण में जो नंबर आते हैं, अपूर्ण में नंबर, ये अपूर्ण वाले नंबर ही डी होते हैं। तो इसके डी क्या हो जाएंगे, -6, 2 और 3, तो ये इसके डी हो जाएंगे। तो बच्चों टाइम हो गया है क्लास का, बस इसी के साथ हम लोग गुड बाय करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।